हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन की शुरुआत में आपको ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ लेना चाहिए। बेसिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्या बेसिक्स हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग को कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लॉज हैं, उनको ही समझना होगा। देखिए मशीन क्या है। मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में आपकी बेसिकली दो तरीके की मशीन हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे, जिसमें आपके पहला आ जाता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ये एसी भी हो सकते हैं और ये डीसी भी हो सकते हैं। दूसरा आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल मोटर। ये भी आपके एसी भी हो सकती हैं और ये डीसी भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर और इलेक्ट्रिकल मोटर में बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस हैं, या कह सकते हैं मशीन हैं, जो कि एज ए ट्रांसड्यूसर एक्शन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में आप क्या देखेंगे, ट्रांसफार्मर भी आपकी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली ये जानते हैं कि इसमें कन्वर्जन तो नहीं होता, इसमें पावर का ट्रांसमिशन या पावर ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन सर्किट टू। तो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर को भी कम्प्लीटली। स्टैटिक डिवाइस है, काम क्या है, वर्क इसका क्या है, ट्रांसफ़र पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आपका वोल्टेज को अप और डाउन करते हैं। टाइप्स इसमें ये हैं कि दो तरीके के हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर। आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं उनका बेसिकली काम क्या है और ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का एज इट इज़, जैसा हमने लोग ने पहले जाना कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
इनका प्रिंसिपल बेसिकली जो भी जितने भी तरीके के आपके जनरेटर मिलेंगे आपको, उनका प्रिंसिपल होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके से किया जाता है और कितने तरीके के होते हैं, तो इसको भी समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक इंडक्शन और एक होता है आपका डायनेमिक इंडक्शन। स्टैटिक इंडक्शन की बात करें तो स्टैटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो कॉइल है या जो कंडक्टर है जिसमें हमको इंडक्शन करना है, जिसमें हमको ईएमएफ इंड्यूस्ड करना है, वो स्टेशनरी होता है। डायनेमिक इंडक्शन में अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से जो कॉइल है आपकी और कंडक्टर है वो आपका मूविंग होता है। दूसरे टर्म में अगर हम बात करें तो स्टैटिक इंडक्शन जो है वो आपका स्टेशनरी डिवाइसेस में एप्लीकेबल होता है। और इसमें अगर हम बात करें डायनेमिक इंडक्शन तो ये रोटेटिंग डिवाइसेस में एप्लीकेबल होता है। डिवाइसेस या इक्विपमेंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा, स्टैटिक इंडक्शन बेसिकली आपके ट्रांसफार्मर में होता है और इसमें अगर हम बात करें तो ये जनरेटर्स में होता है। ये इंडक्शन कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बेसिकली अगर इनको और क्लासिफाइड किया जाए, डीप क्लासिफाइड किया जाए तो डीप क्लासिफिकेशन में आपके दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। एक होता है आपका सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में आपके ये दोनों इंडक्शन आपके ट्रांसफार्मर में यूज़ होते हैं। और इनका यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र भी करते हैं। ये सारे इंडक्शन के प्रिंसिपल हम लोग को मिले थे फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को थोड़ा और डीपली समझते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में आप क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में हम लोग इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी समझेंगे और इसके स्टेटमेंट को भी समझेंगे। फैराडे ने क्या कहा था अपनी स्टेटमेंट में कि मान लीजिए कि ये एक रोटेटिंग डिवाइस है, रोटेटिंग मशीन है
जनरेटर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। इसके अंदर एक रोटर रखा हुआ है, ये रोटर है, इसको मार लेते हैं, ये स्टेटर है और ये रोटर है। स्टेटर में हमारे 3 फेज कॉइल लगी हुई है, 3 फेज वाइंडिंग है। और रोटर पे भी हमारी एक वाइंडिंग लगी हुई है। किसी भी सर्किट में इंडक्शन कराने के लिए, किसी भी सर्किट में इंडक्शन कराने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला फ्लक्स और दूसरा कंडक्टर। अगर आपको करंट भी चाहिए तो ये सभी कंडक्टर्स जो हैं ये शॉर्ट पाथ को फॉलो करने चाहिए। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो स्टेटमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा कि या तो फ्लक्स वेरिंग हो, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, और कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी हो। या दूसरे केसेस में कंडक्टर मूविंग हो टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फ्लक्स स्टेशनरी हो। इन दोनों सिचुएशंस में आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यही फैराडे कहना चाहते थे, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में आपका फैराडे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में E इज इक्वल टू -n d∅dt। यहाँ पर जो आपका n है, ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कंडक्टर्स। d∅dt क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इन दोनों केसेस में अगर आप इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप देखें तो इस फार्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ कंडक्टर्स ज़रूरी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़रूरी है, और आपको यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ मिलेगा जो कि आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का होगा। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का होगा। एक डायग्राम से हम लोग इस चीज़ों को और अच्छे से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक मैग्नेट रखा हुआ है। ये मैग्नेट है आपका नॉर्थ एंड साउथ का, और इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर भी आपका साउथ टू नॉर्थ जाएंगे। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस हैं। याद रहना चाहिए कि ये जो मैग्नेट की नंबर ऑफ फ्लक्स जो फ्लक्स लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर इन्हीं के रास्ते में अगर एक कंडक्टर हम लोग ऐसे रख दें और उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें तो
ये दोनों अभी इस पोजीशन पे स्टेशनरी हैं। इन दोनों में से किसी एक को भी अगर हम मूव कराएंगे तो इस वाइंडिंग में आपको इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इन केस अगर हम कॉइल को स्टेशनरी रख दें और इस मैग्नेट को मूव कराएं तो मैग्नेट को मूव कराने पर भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। यही आपके ये दोनों स्टेटमेंट कह रहे थे। ठीक, यहाँ पर भी आपको फार्मूले के हिसाब से भी देखने को मिल गया। तो अगर फ्लक्स आपका वेरिंग नेचर का है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है फ्लक्स, और कंडक्टर आपके स्टेशनरी हैं, तो वहाँ पर भी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसे स्टैटिक इंडक्शन बोलेंगे, जो कि ट्रांसफार्मर में आपको देखने को मिलता है। लेकिन इन केस अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स रोटर में, मैग्नेटिक फ्लक्स सिंक्रोनस जनरेटर में लगा हुआ है और मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा है, कंडक्टर स्टेटर्स पे प्लेस्ड हैं और आर्मेचर कंडक्टर स्टेशनरी नेचर के हैं, तो उस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इस तरीके के इंडक्शन को हम लोग डायनेमिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल क्या होता है और इन दोनों रूल का हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट लेक्चर को देखते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।